वेलकम ऑल बच्चों। ये आज जो प्रॉब्लम है वो डीसी मशीन पे है। हमारे सामने है स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन है, 2018 का है। स्टेटमेंट वन है, इन लीनियर कम्यूटेशन द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट इन द कॉइल्स अंडर ईच पोल इन ए डीसी जनरेटर ऑन ए गिवन लोड रिमेन्स कांस्टेंट। लैंग्वेज ही ठीक नहीं है, इट्स अ बैड क्वेश्चन। स्टेटमेंट टू देखो, द मैग्नीट्यूड ऑफ द ईएमएफ्स इंड्यूस्ड इन द कॉइल्स अंडर ईच पोल of a DC generator on load remains constant. नहीं, लोड चेंज होगा तो आर्मेचर रिएक्शन की वजह से फ्लक्स का वैल्यू चेंज होगा, तो ईएमएफ चेंज होगा। तो ये फॉल्स है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ये स्टेटमेंट तुम्हारा फॉल्स है। ये रेड से देखा, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ये स्टेटमेंट टू फॉल्स कहाँ है? ऑप्शन में है। स्टेटमेंट टू इज फॉल्स, इसको टिक कर दो। अब उससे बाय डिफॉल्ट स्टेटमेंट वन ट्रू हो रहा है, तो हम क्या करें? बाय डिफॉल्ट स्टेटमेंट वन इज ट्रू, तो सीख लो इससे। इनकी लैंग्वेज में, इन लीनियर कम्यूटेशन द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट इन द कॉइल्स अंडर ईच पोल इन ए डीसी जनरेटर ऑन ए गिवन लोड रिमेन्स कांस्टेंट। ऑन गिवन लोड, एक पर्टिकुलर लोड पे करंट कांस्टेंट है। तो नेचुरली जो कॉइल में करंट होता है वो करंट पैरेलल पाथ होता है, तो पैरेलल पाथ में तो सेम ही करंट होता है। तो चलो इसको ट्रू मान लो, हालांकि लैंग्वेज अच्छी नहीं है, यूज़ किया है। ठीक है, ये भी 2018 क्वेश्चन है। इसमें कहता है कि इन प्रोग्रेसिव सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग फॉर ए 4 पोल 14 slot 2 coil sides per slot DC armature, the back pitch YB and front pitch YF will be respectively। अब ये डिफरेंट ऑप्शंस दिया हुआ है, तो तुमको सिर्फ चेक ये करना है कि YB और YF में हमेशा डिफरेंस दो का होता है, टू का, टू का डिफरेंस होता है। और प्रोग्रेसिव वाइंडिंग में YB जो होता है इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन YF, फ्रंट पिच से ज़्यादा होती है बैक पिच। तो इसको चेक करो कि डिफरेंस कहाँ कहाँ है दो का, 7 और 5 है और 5 और 7 है। ठीक है, यही दो है। अब इसमें से तुमको चुनना है। तो चूंकि प्रोग्रेसिव वाइंडिंग में YB बड़ा होता है, इसलिए तुमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तुम सीधे इसको टिक करो और आगे बढ़ो। घर जाओ और जा कर के देखो कि बाकी क्या हुआ। समझ गए? इसलिए कि इसमें दो डिफरेंस का नहीं है, दो का डिफरेंस नहीं है, इसमें दो का डिफरेंस नहीं है, इन दोनों में दो का डिफरेंस है। तो इसमें रेट्रोग्रेसिव अगर होती तो आंसर होता 5 और 7, लेकिन चूंकि प्रोग्रेसिव है तो वाई बी इज ग्रेटर देन वाई एफ। ये मैं तुमको बता चुका हूँ पहले भी। अब ये कि इसकी डिटेल अगर तुम जानना चाहते हो, मैंने तुमको मना किया था कि बहुत ज़्यादा वाइंडिंग के चक्कर में मत पड़ा करो, लेकिन चूंकि ये टॉपिक निकल आया है तो अब मैं तुमको थोड़ा बता देता हूँ। और जितना मैं बता रहा हूँ बस उतना ही याद रखो, इससे ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं। समझ गए? मान लो कि तुम्हारी डीसी मशीन में नंबर ऑफ स्लॉट्स है एस, नंबर ऑफ स्लॉट्स। तुम एक जनरल फार्मूला मैं बता दे रहा हूँ, इसको चाहो तो याद रखो जिंदगी भर। इसको थ्योरी अपना समझ लो। नंबर ऑफ स्लॉट्स इज इक्वल टू एस, बड़ा वाला एस, ये नंबर ऑफ स्लॉट्स है। नंबर ऑफ पोल्स पी, जो हम लोग हमेशा रखते हैं, नंबर ऑफ पोल्स इज इक्वल टू पी, कैपिटल पी। ठीक है, और नंबर ऑफ कॉइल साइड्स पर स्लॉट जो है, जैसे 2 लेयर वाइंडिंग है, 4 लेयर वाइंडिंग एक ऐसा है, तो नंबर ऑफ कॉइल साइड्स पर स्लॉट का भी ध्यान रखोगे। नंबर ऑफ कॉइल साइड्स पर स्लॉट,
पर स्लॉट। ये मान लो कि हम रखते हैं यू नंबर ऑफ कॉयल साइड्स पर स्लॉट। ये यू की शेप बना दिया है, तो इसी में तुम समझ लो कॉयल साइड बना हुआ है, शेप ऐसी ही है ना, स्लॉट की तरह बन रहा है। नंबर ऑफ कॉयल साइड्स पर स्लॉट, ठीक है, इज इक्वल टू यू। तो देखो, अब जो कॉयल स्पैन होगा, मतलब जो कॉयल का एक एंड और दूसरा एंड, इसको कॉयल स्पैन कहते हैं। कॉयल स्पैन इन टर्म्स ऑफ स्लॉट्स, कॉयल स्पैन YCS इन टर्म्स ऑफ स्लॉट से कहलाता है। ये YCS, सी एस का मतलब है कॉयल स्पैन। ये होता है नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल S/P, लेकिन इसको राउंड ऑफ कर दोगे लोएस्ट लोएस्ट इंटीजर में, नियरेस्ट लोएस्ट इंटीजर, नियरेस्ट लोएस्ट इंटीजर, इसको याद रखोगे, नियरेस्ट लोएस्ट इंटीजर। अब जब ये आ गया नियरेस्ट लोएस्ट इंटीजर, तब तुम करोगे कि जो बैक पिच है, बैक पिच, बैक पिच जिसको हम कहते हैं YB, YB, बी है, पी नहीं, YB, बैक पिच, ये होता है YB इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉयल साइड्स पर स्लॉट, यू कर दो, उसको मल्टीप्लाई कर दो YCS से, YCS से, और इसको कर दो +1। ये है बैक पिच, U इंटू YCS +1। उसके बाद जब तुमको YF निकालना हो तो याद रखो एंड YB माइनस YF माइनस YF, इस Y को छोटा लिखना है ना, उसको छोटा लिख देते हैं। ये YCS तो रहने दो कैपिटल, इस YB को छोटा कर दो, यहाँ तो मैंने छोटा लिखा है ना, ये छोटा YB कर दो, ये वाला Y कर दो, YB बैक पिच YB, तो YB ये भी छोटा कर दो। YB और YF का जो डिफरेंस होता है बेटा, वो हमेशा 2 होता है। YB माइनस YF इज द फ्रंट पिच, इज इक्वल टू +-2, प्लस ऑब्लिक माइनस, +-2 +-2। प्लस किसके लिए है? प्लस है प्रोग्रेसिव वाइंडिंग के लिए, इसको याद रखोगे। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, पॉजिटिव और प्रोग्रेसिव और प्रोग्रेसिव, इतना याद रखो, तुम्हारा ये वाइंडिंग का काम चल जाएगा। माइनस, तुमको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, दिमाग खराब हो जाएगा। माइनस फॉर रेट्रोग्रेसिव, ये चीज़ क्या होती है मैं तुमको बता चुका हूँ, थ्योरी के वीडियो में जाकर के देख लेना। जब कॉयल वापस आकर के इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन नेक्स्ट कम्यूटेटर पे आ जाए, तो उसको प्रोग्रेसिव कहते हैं।
और इन द डायरेक्शन रोटेशन में पीछे वाले कम्यूटेटर पे टर्मिनेट कर जाए वो कॉइल, तो उसको कहते हैं रेट्रोग्रेसिव। ऐसे रिसर्च की जरूरत नहीं। तो अब यहाँ क्या था, यहाँ था इन दिस केस तुम्हारा YCS जो बन रहा था कॉइल स्पैन, वो नंबर ऑफ स्लॉट्स थे 14 और पोल था 4। 4 से 12 तो 14 हुआ ना, मतलब हुआ 4 तिहाई 12 और 2 14, 4 पंजे 20। तो नियरेस्ट इंटीजर जो हो गया वो हुआ 3, तो YCS इज इक्वल टू 3 हो गया। तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारी जो बैक पिच होगी, और यहाँ जो U था वो दो कॉइल साइड्स पर स्लॉट था, U इज इक्वल टू 2 कॉइल साइड्स लिखा है ना। तो तुम्हारा जो YB है, YB वो हो गया U इंटू YCS 3, क्योंकि प्रोग्रेसिव है इसलिए +1 इज इक्वल टू 2 तिहाई 6 और 1 7 आ गया ना, 7 आ गया। और YF जो है वो प्रोग्रेसिव में हो गया YB -2, YB -2, तो ये हो गया 5, ठीक है ना। इसलिए कि YB माइनस VF इज इक्वल टू +2 रखोगे तो 7 माइनस YF इज इक्वल टू 2 रखोगे तो YF इज इक्वल टू 7 माइनस 2 हो जाएगा 5। तो ये आंसर हो गया। तो ये थ्योरी अब याद रखोगे, समझ गए। ये क्वेश्चन 2016 का है, मतलब पुराने सिस्टम वाला क्वेश्चन है। 2017 से प्रीलिम्स की शुरुआत हुई थी, लेकिन मेरे ख्याल में DC मशीन पर कोई क्वेश्चन नहीं था ऑब्जेक्टिव टाइप का 2017 के, मतलब वो पहले प्रीलिम्स में। अगर वो क्वेश्चन हो तो मुझे टेलीग्राम पे तुम लोग वो क्वेश्चन बता देना, मुझे तो मिला नहीं। तो एनीवे ये 2016 का क्वेश्चन है, जो कि पुराने सिस्टम का क्वेश्चन था। तो इसमें ये कह रहा है कि फॉर ए DC शंट जनरेटर टू सेल्फ एक्साइट, द कंडीशंस टू बी सेटिस्फाइड आर दैट देयर मस्ट बी सम रेजिडुअल मैग्नेटिज्म इन द फील्ड मैग्नेट, सही बात है। इट मस्ट बी इन द प्रॉपर डायरेक्शन so that the flux created by the field winding helps the residual flux, and the shunt field resistance hmm, must be below the critical resistance। ये तुम जानते हो, इसको देख लो कहाँ कहाँ है। एबव तो गलत है, इक्वल गलत है, लेस देन आर्मेचर रेजिस्टेंस गलत है, लेस देन द क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस इज करेक्ट, लेस देन द क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस इज करेक्ट, इसको टिक कर दो। तो थ्योरी में बताया था, दैट्स द आंसर, इट शुड बी लेस देन द क्रिटिकल वैल्यू, लेस देन द क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस। तो तुमको अगर याद ना हो तो मैं तुमको वो स्लाइड्स दिखा देता हूँ फिर से। देखो, ये फील्ड करंट था, ये वोल्टेज था, ये शंट जनरेटर का वोल्टेज बिल्डअप मैंने बताया था, ये रेजिडुअल वोल्टेज था रेजिडुअल फ्लक्स की वजह से, और ये OCC थी। तो फील्ड रेजिस्टेंस की एक लाइन थी, RF लाइन। तो इस RF लाइन पर जो वोल्टेज बिल्डअप होता वो कहाँ तक होता, वो होता यहाँ तक। कहाँ गया पेन? ये खो गया, क्या प्रॉब्लम आ गया भाई? आप चलिए वापस। ये वोल्टेज बिल्डअप करता है यहाँ तक, OCC जैमर ये RF लाइन इंटरसेक्ट करती है ना बेटा, यहाँ तक ये वोल्टेज बिल्डअप होता, इस पॉइंट तक, मतलब इतना वोल्टेज तक आ जाता, इतना फील्ड करंट होता। इस वोल्टेज पर यही फील्ड करंट होता है और इसी फील्ड करंट ये भी वोल्टेज होता है, ये मैं तुमको बता चुका हूँ। अब मान लो कि तुम फील्ड रेजिस्टेंस को बढ़ाओ, तो फील्ड रेजिस्टेंस को बढ़ाओगे तो ये लाइन ऐसे चली जाएगी, ये तुमको नेक्स्ट स्लाइड में नजर आ जाएगा। देखो RF इंक्रीजिंग, यहाँ दिखा दिया मैंने RF इंक्रीजिंग।
तो अब तुम्हारा जो वोल्टेज होगा वो यहाँ तक बिल्डअप करेगा। ये अगर और ज़्यादा बढ़ा दोगे तो ये क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस पर आ जाएगा। ये देखो, ये आर एफ इज इक्वल टू आर एफ क्रिटिकल हो गया। आर एफ का वैल्यू क्रिटिकल वैल्यू के बराबर हो गया, ये क्रिटिकल वैल्यू के बराबर है। तो यहाँ पर तुम नहीं कह सकते हो कि वोल्टेज कहाँ तक बिल्डअप किया। यहाँ तक बिल्डअप कर सकता है, यहाँ तक बिल्डअप कर सकता है, इसलिए कि लाइन एसिम्प्टोटिक हो गई। इसीलिए कहा जाता है क्रिटिकल, कि हम इस पर कुछ नहीं बोल सकते हैं, इसके आगे इसके पीछे बोल सकते हैं। तो इससे कम होगा तो वोल्टेज बिल्डअप करेगा, और अगर इससे ज़्यादा होगा तो वोल्टेज आपको बिल्डअप कर ही नहीं पाएगा। मैं तुमको एक लाइन खींच के दिखाता हूँ। मान लो कि फील्ड रेजिस्टेंस तुम कर दो इतना, स्ट्रेट लाइन करना चाहिए। फील्ड करंट मान लो कि तुम इतना कर दो, फील्ड रेजिस्टेंस, फील्ड करंट नहीं, फील्ड रेजिस्टेंस। लाइन नहीं खींच रहा है, क्या बात है? हाँ, अब खींच रहा है। जैसे यहाँ पर रेजिस्टेंस इतना तुम कर देते, पूरा नहीं खींच पाएगा। एनीवे इतना से भी काम चल जाएगा, लेकिन हम तुमको पूरी लाइन दिखा देना चाहते हैं। यहाँ से शुरू करते हैं। असल में बोर्ड पर कहाँ से शुरू करते हैं ना, इस पर भी डिपेंड करता है। जगह नहीं मिलती है तो लाइन नहीं खींच पाती है। इससे काम चल जाएगा। अगर क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस से तुम वैल्यू बढ़ा दो, आर एफ ज़्यादा हो जाए, तो ये वोल्टेज कहाँ तक बिल्डअप करेगा, देख लो। ये जो रेजिडुअल फ्लक्स की वजह से जितना वोल्टेज होता है, उस पर जो इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है वो यहाँ आ रहा है, यहीं तक वोल्टेज बिल्डअप करेगा। तो वोल्टेज आगे तक जाएगा ही नहीं। इसीलिए लेस देन क्रिटिकल वैल्यू ज़रूरी है, जो हमने तुमको दिखाया था। ये लेस देन क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस, ठीक है। ये 2016 का क्वेश्चन है। ये कहता है कि डीसी मोटर डेवलप्स एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क ऑफ 150 न्यूटन मीटर इन अ सर्टेन ऑपरेटिंग कंडीशन, ठीक है। फ्रॉम दिस ऑपरेटिंग कंडीशन a 10% reduction in field flux and 50% increase in armature current is made. What will be the new value of electromagnetic torque? बिल्कुल आसान है, तुमको बताया था ना कि तुम सिर्फ T इज इक्वल टू के फाई आई ए और ई ए इज इक्वल टू के फाई ओमेगा एम अगर याद रखते हो, और बेसिक केवीएल कैसीएल याद रखते हो, तो डीसी मशीन का ज़्यादातर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। अब यहाँ देखो, यहाँ टॉर्क पूछ रहा है ना। तुम जानते हो कि टॉर्क होता है T इज इक्वल टू के फाई आई ए, के फाई आई ए। के तो मशीन का कांस्टेंट है, पी जेड बाई टू पाई ए जो होता है। फाई है फ्लक्स पर पोल, और आई ए है आर्मेचर करंट, ये है टॉर्क। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया फाई इंटू आई ए के, फाई इंटू आई ए हो गया। इसी से तुमको मिल जाएगा तुम्हारा रिजल्ट, मतलब टी टू बाई टी वन, टी टू बाई टी वन इज इक्वल टू फाई टू बाई फाई वन, फाई टू बाई फाई वन मल्टीप्लाइड बाई आई ए टू बाई आई ए वन। इसको ऐसे ही समझा करो, आई ए टू बाई आई ए वन। लॉजिकली समझो कि होता क्या है। मैंने इसीलिए इसको रेशियो को अलग अलग कर दिया है। अब देखो, फाई टू बाई फाई वन जो है, फाई टू कह रहा है कि रिडक्शन इन फील्ड फ्लक्स, मतलब ये है 0.9, बिकॉज फाई टू इज 0.951, 10% रिड्यूस हो गया। इंटू आई ए टू बाई आई ए वन, ये 50% ज़्यादा हो गया, तो ये हो गया 1.5, मतलब आई ए टू इज इक्वल टू
1.5 IA1, तो IA2 बाई IA1 हो गया 1.5। मतलब ये प्रोडक्ट हो गया 15 × 135 1.35। तो जो नया टॉर्क तुम्हारा होगा वो 1.35 टाइम्स होगा द ओल्ड टॉर्क। तो इसका वैल्यू पुट कर दो, T2 अपॉन T1 का वैल्यू पुट करो। कितना था? 150 था ना, 150। इसने जवाब दे दिया तुमको। T2 इज इक्वल टू 150 का 150 हो गया और 35% ज़्यादा प्लस 35%, या ऐसे कर दो। ये तो 15 का पहाड़ा जानते हो ना, 15 का पहाड़ा जानते हो तो कर दो सीधे। 15 × 5 = 75 के 5 हाथ में रहा 7, 15 × 45 और सब 52 के 2 हाथ में रहा 5, 15 5 और 20, 202, 202.5 न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर 202.5 कहाँ पर है? ये है, बी इज द करेक्ट आंसर। बी इज द करेक्ट आंसर। 202.5 कितना सिंपल है। Y2 बाई फाइव वन 0.9, IA2 बाई IA1 1.5। तो 1.35 टाइम्स तुम्हारा टॉर्क बढ़ चेंज हो जाएगा। इट वुड बी 1.35 टाइम्स द अर्लियर वन। तो 1.35 इंटू 150 मैंने कर दिया, 15 का पहाड़ा पढ़ करके डायरेक्टली कर दिया। ठीक है, ये भी 2016 ही का क्वेश्चन है। इसमें कहता है कि द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द आर्मेचर कंडक्टर ऑफ ए डीसी मशीन, आउटपुट नहीं पूछ रहा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द आर्मेचर कंडक्टर ऑफ ए डीसी मशीन इज, तो जाहिर है हर कंडक्टर में तो एसी जनरेट होता है बेटा, कंडक्टर में तो एसी जनरेट होता है, कम्यूटेटर उसको फिर बाद में डीसी कर देता है। समझ गए? तो होगा तो एसी नेचर का, मतलब बाई डायरेक्शनल होगा, एक्स एक्सिस के ऊपर भी होगा और नीचे भी होगा, और पोल की अगर सिमेट्री है तो सिमेट्रिकल होगा। तो अब जो आंसर है उसमें कहता है साइनसॉइडल। तो साइनसॉइडल फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग डीसी मशीन तो रखते नहीं है, हम लोग तो फ्लैट टॉप फ्लक्स रखते हैं वहाँ, इसलिए साइनसॉइडल तो गलत है। ट्रेपेजॉइडल में बाई डायरेक्शन इसको लिखना चाहिए था, ट्रेपेजॉइडल बाई डायरेक्शन एक्चुअली होना चाहिए। रेक्टेंगल यूनिट डायरेक्शन तो होगा नहीं, इसलिए कि होगा तो एसी नेचर का। ट्रायंगुलर भी नहीं होगा, इसलिए कि ट्रायंगुलर फ्लक्स हम लोग डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं। तो ट्राइपेजॉइडल इसका सही आंसर, ट्रेपेजॉइडल। लेकिन इसको लिखना चाहिए था ट्रेपेजॉइडल बाई डायरेक्शनल, ट्रेपेजॉइडल बाई डायरेक्शन लिखना चाहिए था। ट्रेपेजॉइडल मैं बगल में लिख देता हूँ बाई डायरेक्शनल। बाई डायरेक्शनल, दोनों तरफ नहीं, दोनों तरफ बाई डायरेक्शनल। अब यूपीएससी वालों को समझ में आया नहीं, इनको लगा कि सिर्फ साइनसॉइडल ही ऑल्टरनेटिंग होता है, तो यूपीएससी ने आंसर दे दिया इसका साइनसॉइडल। मुझे याद है यूपीएससी ने इसका आंसर दिया था साइनसॉइडल, ये यूपीएससी आंसर था, जो कि गलत है। यूपीएससी आंसर, उस जमाने तो लोग चैलेंज करने का प्रोविजन नहीं था ना, अब चैलेंज करने का प्रोविजन है तो तुम लोग चैलेंज कर दिया करो इस किस्म की गलती हो तो। यूपीएससी आंसर है ये, यूपीएससी आंसर इज रॉन्ग। तुमको लगा है कि सर तो यूपीएससी को भी गलत कर दे रहे हैं, हम जानते हैं ना बेटा कि यूपीएससी में कौन क्वेश्चन सेट करता है। बहुत से लोग तो हमारे ही चेले हैं जो सेट करते होंगे, जो मुझसे पढ़ करके निकल चुके 30 40 साल पहले, बड़ी बड़ी पोजीशन पे पहुंच गए। तो नॉलेज तो बढ़ाएंगे तब ना बढ़ेगी। देखो होता क्या है कि मैं तुमको बताऊं, जो हम लोग फ्लक्स का पैटर्न बनाते हैं, मैं तुमको दिखा देता हूँ, थ्योरी में पढ़ लेना, मैं तुमको दिखा दूं, यहाँ पर ग्रिड बना करके तुमको दिखाता हूँ। जो एयर गैप फ्लक्स होता है ना बेटा,
उसका पैटर्न ऐसा होता है। एक पोल का, मैं सिंगल पोल का दिखा रहा हूँ। सिर्फ एक पोल का दिखा रहा हूँ। तो चूंकि पोल आर्क बाय पोल पिच रेशियो तकरीबन 70% होता है ना, तो 70% में तो ये फ्लैट होता है। इसलिए कि एयर गैप को हम लोग ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म छोड़ देते हैं, तो ये फ्लैट होता है। 70% ऑफ द पोल पिच में ये फ्लैट जैसा तुमको नजर आएगा, जैसे ये होगा। ये स्ट्रेट ही बना देते हैं। स्ट्रेट बना देते हैं, ठीक है। लेकिन जो पोल से आप बाहर निकलिएगा, तो पोल से दूसरे पोल के बीच में तो जो गैप है वो इंटरपोलर एक्सिस गैप है, बीच का गैप है। तो इसलिए जो फ्लक्स डेंसिटी का पैटर्न होता है स्पेस में, वो मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। ये इस किस्म का होता है, इस किस्म का। तो इस तरफ भी ऐसे आ जाता है। ऐसा पैटर्न आ जाता है। सही नहीं बना। उल्टे साइड से बनाए तब शायद अच्छा बन जाए। इसी का रेप्लिका बनाना है। चलो, तो ये होता है बी, ये फ्लक्स डेंसिटी ऐसी होते हैं बी। और इस तरफ स्पेस एंगल होता है। स्पेस एंगल। तो पोल के सेंटर में, मान लो कि यहाँ, तो पोल के सेंटर से लेकर के इस तरफ 35%, इस तरफ 35% बिल्कुल फ्लैट होता है। तो 35 70 हो गया। 70 के बाद बचा मतलब 15% 30%। तो ये 15% इस तरफ ऐसे नीचे आता है और 15% इस तरफ ऐसे नीचे आता है। अब इसी में जब वोल्टेज इंड्यूस होगा तो ई तो होता है BLV, तो शेप तो यही लेगा। तो वोल्टेज की भी शेप ऐसी ही होती है, और इस तरफ की वोल्टेज की शेप ऐसी होती होगी, ऑल्टरनेटिंग। इसको कम्यूटेट करके हम लोग यूनिडायरेक्शनल कर देते हैं। और चूंकि बहुत सारे कॉइल्स होते हैं, जब ऐड हो जाता है तो ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट यूनिडायरेक्शनल हो जाता है। तो ये जो शेप है, ये ट्रेपेजॉइडल है लेकिन बाई डायरेक्शनल है। समझे? हमने वो नहीं खींचा है। मैं खींच दें क्या? यहाँ पर जगह नहीं बेटा। तुम समझ लो कि जो वोल्टेज है वो इसी की तरह है, और बाई डायरेक्शनल इस तरफ हो जाएगा। इसलिए कि इस तरफ फ्लक्स भी, ये नॉर्थ पोल है तो ये साउथ पोल होगा। साउथ पोल नीचे की तरफ होगा ना। जाकर के थ्योरी पढ़ लेना बेटा, थ्योरी पढ़ लेना, तुमको समझ में आ जाएगा। ठीक है? अब यहाँ से ज़्यादा के क्या एक्सप्लेन करें। ग्रिड साफ कर देते हैं इसकी। ठीक है? ये भी 2016 क्वेश्चन है। देखो ये क्या कहता है। कंसिडर द फॉलोइंग फैक्टर्स फॉर ए डीसी मशीन। ठीक है भाई। इंटरपोल, ठीक। आर्मेचर रेजिस्टेंस, चलो ठीक। रिडक्शन इन फील्ड करंट, ठीक। विच ऑफ द above फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्रीजिंग टर्मिनल वोल्टेज ऑफ ए शंट जनरेटर। अच्छा, शंट जनरेटर का जो टर्मिनल वोल्टेज क्यों कम होता है, इसके लिए आपको वजह ढूंढना है कि कौन कौन चीज़ इसको कम करती है। तो सबसे पहला इंटरपोल है। यही इस बेचारे इंटरपोल का ना हाथ गुनाह ना पैर गुनाह। ये बेचारा तो कम्यूटेशन को लीनियर करने के लिए यूज़ किया जाता है कि कम्यूटेशन स्पार्क फ्री हो जाए। तो इंटरपोल का तो कोई रोल ही नहीं है वोल्टेज के कम होने से। समझ रहे हो? ये तो बल्कि और बढ़िया कर देगा वोल्टेज को, इसलिए कि पैटर्न को ज़रा और स्ट्रेट कर देता है इंटरपोल। लेकिन बेसिकली ये कम्यूटेशन का यूज़ होता है, तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। ये तो सीधे रॉन्ग है। इंटरपोल इज फॉल्स, इसका कोई कंसिडरेशन नहीं है। नो।
रेड से दिखाओ। फॉलोइंग फैक्टर बिल्कुल रॉन्ग है, फॉल्स, ये हो ही नहीं सकता है। जैसे ही तुमने फॉल्स कर दिया, अब यहाँ नीचे देख लिया करो कि वन कहाँ कहाँ है। वन यहाँ है तो ये भी गलत हो गया, वन यहाँ है तो ये भी गलत हो गया, वन यहाँ है तो ये भी गलत हो गया, तो बचा क्या? बचा बी। टिक करके आगे बढ़ जाओ। देखना तक जरूरी नहीं है कि 2 एंड 3 लिखा है क्या है, वन नहीं है ना, 2 एंड 3 इज द करेक्ट आंसर। अब घर जा कर के सोचना कि हमने सही किया कि नहीं किया। बिल्कुल सही किया, इसलिए कि आर्मेचर रेजिस्टेंस की वजह से वोल्टेज ड्रॉप होता है, और चूंकि टर्मिनल वोल्टेज आर्मेचर रेजिस्टेंस की वजह से कम होता है, इसलिए फील्ड करंट भी कम हो जाता है, तो और ज्यादा वोल्टेज बैठ जाता है, रिडक्शन इन फील्ड करंट बाद में हो जाता है। इसलिए एग्जाम हॉल में बैठ करके तुम सिर्फ ये देख लो कि इंटरपोल फॉल्स है ना, वन जहां जहां भी है इसको क्रॉस कर दो, तो ये ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट करेक्ट हो जाएगा। समझ गए? इसी को हम लोग कहते हैं बाय एलिमिनेशन। बाय चॉइस नहीं है, बाय एलिमिनेशन है। लेकिन अब तुम अक्लमंद आदमी हो तो बाई चॉइस भी यही होता, आर्मेचर रेजिस्टेंस और रिडक्शन फील्ड करंट से होता है, इंटरपोल से नहीं होता। लेकिन चूंकि यहाँ ऑप्शंस दिए होते हैं ना, तो आसानी होती है कि इसको क्रॉस करते चले जाओ, जो बच गया। एक एक जवाब तो सही है ना बेटा, वन आंसर इज करेक्ट, तो बी बचा गया, यही आंसर सही है। तो इसको मैं मिटा देता हूँ। दिस इज द करेक्ट आंसर। मैं इस इंटरपोल पर फॉल्स छोड़ देता हूँ, तो ताकि तुमको बाद में रेफरेंस के लिए याद रहे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना काफ़ी हो गया, हम समझते हैं। देखा जाए कि रिकॉर्ड हो रहा था कि नहीं। अ, हाँ, रिकॉर्ड तो हो रहा है बच्चों। तो ठीक है, लेट अस कॉल इट अ डे। हैव अ नाइस डे। आई विश यू ऑल द बेस्ट। गुड बाय एंड गुड लक। ठीक है, तो तुम्हारे सामने रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर देता हूँ। स्टॉप रिकॉर्डिंग। स्टॉप।